हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के मॉडल टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जो राजस्थान बोर्ड ने साल 2023-24 के लिए पब्लिश किया है। लेकिन सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, उन्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि बच्चों, हमने एक कॉम्प्रीहेंसिव बुक तैयार की है अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स को लेकर, जिसमें आपको लास्ट ईयर के फाइनल एग्जामिनेशन तक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और करंट ईयर के हाफ ईयरली और करंट ईयर के मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। और क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सारे ओवरऑल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। प्लस और एडिशनल बेनिफिट क्या रहेगा, इसमें आपको 5-5 मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलने वाले हैं, जिसका सॉल्यूशन वहां मेंशन नहीं होगा। ओवरऑल प्राइस इस पूरी बुक की रहने वाली है, सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 99, हार्ड कॉपी आपको 5 से 10 जनवरी तक अवेलेबल हो पाएगी। उसका प्राइस अप्रोक्सीमेट रहेगा 400 रुपए। फर्दर और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस बुक के बारे में, तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, 7878927199। यदि छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूं जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी, और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक मेरा छोटा सा प्रयास है। अब बात करें डायरेक्ट इस साल के मॉडल टेस्ट पेपर की, या फिर इस साल के फाइनल एग्जामिनेशन का पिछले साल के फाइनल एग्जामिनेशन से क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, इस बार जो टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जामिनेशन में, वो रहेंगे 51। 4 कैटेगरी में डिवाइड रहेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का, 3 नंबर के क्वेश्चंस और 4 नंबर के क्वेश्चंस। जो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, ये ओवरऑल आपके लिए रहेंगे 32। 2-2 नंबर वाले टोटल रहेंगे 12। 3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे 4, और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे 3। इस बार 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन में मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल होगी। इन 32 क्वेश्चन में कुछ 15 रहेंगे एमसीक्यू, जो लास्ट ईयर तक थे 12। 7 रहेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स, जो लास्ट ईयर तक थे 6। और कुछ 10 रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो लास्ट ईयर तक थे 12। तो ओवरऑल इस तरह से इस बार 51 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली कैटेगरी यहां आती है, फर्स्ट क्वेश्चन, फिर 12 ये, फिर 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले, और फिर 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले। तो इस तरह से आपको ओवरऑल क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। ये बात थी करंट ईयर और लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मेजर आपको याद रखना है, जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू वाला हो पहला, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला हो दूसरा, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाला हो तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों सब्जेक्ट में आपके लिए ओवरऑल स्कोर करने के लिए। अब बात करें इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस आरबीएसई बोर्ड ने मॉडल टेस्ट पेपर में पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप 1 नंबर के लिए, राम एंड श्याम बिजनेस स्टार्ट किया है, 50,000 रुपए की कैपिटल और 60,000 रुपए की कैपिटल लगा के। एट द एंड ऑफ द ईयर डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। साल के आखिरी में दोनों में हो गई लड़ाई कि प्रॉफिट कैसे बांटे। इन विच रेशियो, क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच रेशियो द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अज्यूमिंग देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब। इन केस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर्स, देन प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। तो यहां मेरा ऑप्शन रहेगा सी, 1:1। एक बात और याद रखनी है, राजस्थान बोर्ड में इनकेस आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ पा रहा है किसमें करना क्या है, तो एक बार आप लोग हिंदी में क्वेश्चन जरूर पढ़ लें, क्योंकि बोर्ड इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करता है डायरेक्ट, या फिर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं डायरेक्ट, हिंदी के क्वेश्चन से इंग्लिश में बना रहे हैं। तो वहां पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं ट्रांसलेट करते वक्त, तो आप लोग इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में पढ़ लें। दूसरा क्वेश्चन कहता है, रोहन और सोहन 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड मोहन, एक नया पार्टनर मोहन एडमिट किया 150 शेयर के लिए, विच ही टेक्स, जो उसने लिया है फुली फ्रॉम रोहन। पार्टनर रोहन से पूरा शेयर लिया गया है, निकालना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनर जो नया मोहन है उसने पूरा शेयर लिया है रोहन से, तो रोहन का न्यू शेयर, रोहन का ओल्ड 3/5 माइनस इसने सेक्रीफाइस किया है 1/5, तो इसका नया शेयर आ गया 2/5। तो रोहन का 2/5, सोहन का जो ओल्ड है 2/5 वही नया रहेगा 2/5, और नए पार्टनर का 1/5। तो नया रेशियो आ गया 2:2:1। तो मेरा ऑप्शन है सी, 2:2:1। बात करें 1 नंबर के तीसरे क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, जब पार्टनर की डेथ हो गई है, द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। बैलेंस का मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो रिमेनिंग अमाउंट आया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन साइलेंट है, हमेशा मानेंगे रिवैल्यूएशन में आया होगा प्रॉफिट।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करेंगे सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ऑप्शन रहेगा सी, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ, एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो है 5:4:3। ऑन बी's रिटायरमेंट, बी के रिटायरमेंट के वक्त ए और सी का नया रेशियो हो गया 1:1। निकालना क्या है? व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है? गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पार्टनर ए का न्यू 1/2, पार्टनर सी का न्यू 1/2, ओल्ड इन दोनों के 5/12 और 3/12। ये मेरा एलसीएम आ गया 12, 6 - 5, तो ये आ गया 1/12 गेनिंग पहले पार्टनर का, वापस एलसीएम 12, ये आ गया 6 - 3, तो ये आ गया 3/12, वापस गेनिंग दूसरे पार्टनर का। तो ऑप्शन है 1:3, ऑप्शन है 1:3, ऑप्शन सी। सर क्या सारे क्वेश्चन का जवाब सी में रहने वाला है? तो बच्चों ये कोइंसिडेंस है केवल। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अ पार्टनर दिनेश टेक्स फर्नीचर ऑफ ₹15,000। फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, पार्टनर ने एसेट ले ली। एसेट कौन सी ले ली? फर्नीचर। हमें इसके नाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एसेट्स पहले ही राइट ऑफ हो चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर एसेट ले जाएगा, एंट्री बनेगी दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 रुपए से। तो दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 ये था 1 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द कैपिटल विच इज कॉल्ड अप एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ऐसी कैपिटल जो कंपनी के बंद होते वक्त मांगी जाएगी उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो इसमें ऑप्शन रहेगा सी, रिजर्व कैपिटल, या केवल रिजर्व कैपिटल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। जब डिबेंचर जारी करेंगे डिस्काउंट पे, तब कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? तो बच्चों डिस्काउंट पर डिबेंचर इश्यू करने की पहले एंट्री की बात कर लूंगा। अगर मुझे एक एंट्री करनी है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और डिस्काउंट में मुझे करना होगा डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर एक एंट्री करनी है तो 2 एंट्री करनी है। पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और डिस्काउंट वापस हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट। 2 एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। तो मुझे डेबिट कौन सा अकाउंट करना है? डेबिट अगर एक एंट्री करूंगा तो 2 अकाउंट होंगे, बैंक और डिस्काउंट। यदि 2 एंट्री करनी है तो 3 अकाउंट डेबिट होंगे, बैंक, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी एंट्री करनी है? अब बच्चों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो इन तीनों में से देख लो कौन सा अकाउंट है। तो डिबेंचर अकाउंट तो डेबिट होना ही नहीं है, डिबेंचर तो दोनों बार में क्रेडिट होना है, बोथ ए एंड बी। तो ए वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो बोथ ए एंड बी भी कट गया। अब बी कह रहा है डिस्काउंट, बिल्कुल डिस्काउंट डेबिट करना ही, डिस्काउंट डेबिट करना ही, और नन ऑफ दीज आएगा ही। तो ऑप्शन रहेगा बी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर यहाँ पे क्वेश्चन केवल एंट्री पास करनी होती तो आपका वो डिस्क्रिएशन था, आपकी मर्जी थी, ये एंट्री पास करनी है या ये 2 एंट्री पास करनी है। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 7 की। 8 कहता है एप्लीकेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ इश्यूड डिबेंचर। कंपनी को एप्लीकेशन आई है ज्यादा, डिबेंचर इश्यू करेंगे कम, ये कौन सी कंडीशन कहलाती है? ये कहलाती है ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर एप्लीकेशन बराबर आई है इश्यू साइज के, वो कहलाएगी फुल सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन कम आई है इश्यू साइज की, वो कहलाएगी अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर एप्लीकेशन आई है ज्यादा, तो ये कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एन आइडियल करंट रेशियो इज। एक आइडियल करंट रेशियो है 2:1, आइडियल क्विक रेशियो है 1:1, आइडियल इक्विटी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है 2:1, और आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 7:1। मुझे यहाँ पूछ रहा है आइडियल करंट रेशियो क्या है, तो वो है 2:1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, और एक इन्फॉर्मेशन, और जो बच्चे इस मॉडल टेस्ट पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं कि सर हमें प्रेजेंट किस तरह से करना है, वो सॉल्यूशन भी आप लोगों को मैं
अपने एप्लीकेशन एजुकेशन इनसाइट्स पर अपलोड करने वाला हूं। तो जो बच्चे सॉल्यूशन को लेना चाहते हैं वहां सर्च करेंगे, आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। 10th में कहता है आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू कर दिए हैं। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, ऑप्शन नंबर बी। तो 10th का है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, एबीसी लिमिटेड ने इश्यू किए 5000 फुली पेड डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कंपनी 5100 के डिवेंचर ₹110 में जारी कर रही है। जितनी एप्लीकेशन थी वो इश्यूड डिवेंचर के इक्वल है। जर्नलाइज जर्नल एंट्री फॉर दी एप्लीकेशन मनी विल बी, हमें बतानी है एंट्री क्या होगी। अब पहले ऑप्शन देख लें। ऑप्शन पहला कहता है डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये गलत हो गया। डिवेंचर इश्यू करेंगे तो डिवेंचर क्रेडिट होना है, और डिवेंचर किस अमाउंट से क्रेडिट होना है? फेस वैल्यू से। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में कहता है डिवेंचर बैंक डेबिट 5.5 लाख, सही है यहाँ तक, लेकिन डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट करेंगे 5.5 लाख तक, ये एंट्री बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अभी तक करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन सी पे जाएं तो बैंक अकाउंट डेबिट 5.5 लाख, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 5 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट 50,000, ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी ऑप्शन है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड देखें आप, दो एंट्री सही है, लेकिन अब क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पूछ रहा था जर्नल एंट्री विल बी फॉर एप्लीकेशन मनी, की भैया एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो मेरा ऑप्शन है बी, बैंक अकाउंट डेबिट 5.5 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 5.5 लाख। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 11 की। सर अगर यहाँ पे है केवल ये कहता है एंट्री क्या होगी, तब मैं क्या ऑप्शन चूज करता? बच्चों करेक्ट जो एंट्री होनी है डिवेंचर इश्यू करने की, तब वो एंट्री होती सी वाली, कि मुझे या तो दो एंट्री करनी होती या एक नेट एंट्री करनी होती। उस केस में ऑप्शन बी तो आधा अधूरा हो गया। अगर इसमें दूसरी एंट्री और होती तब ये आंसर करेक्ट माना जाता। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है 12th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? उसमें आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13, एक नंबर के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ कैश आउटफ्लो इज, कैश आउटफ्लो का एग्जांपल कौन सा है? नगद में माल बेचेंगे, कैश का इनफ्लो है। नगद में माल खरीदेंगे, बिल्कुल कैश का आउटफ्लो, ऑप्शन बी अभी तक। गुड्स गिवन एज चैरिटी, कोई भी कैश का आउटफ्लो नहीं है ना इनफ्लो है। और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और क्रेडिट, कोई भी कैश का इनफ्लो नहीं है ना ही आउटफ्लो है। तो ऑप्शन ए में इनफ्लो है, ऑप्शन बी में आउटफ्लो है, यहाँ नो फ्लो है। पूछ रहा था आउटफ्लो कौन सा है, तो ऑप्शन रहेगा बी, क्वेश्चन नंबर 13 का। 14, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। सेल ऑफ गुड्स बिल्कुल ऑपरेटिंग है, बिजनेस का काम ही माल बेचना है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेज्ड ऑफ बिल्डिंग ऑपरेटिंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा डी 14 में। 15 कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स, तो कैश का मतलब होता है कैश इन एंड कैश एट बैंक, और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें ऑप्शन रहेगा डी, कैश का मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बात थी बच्चों एक एक नंबर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की। मैंने सेक्शन ए का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन। अब बात करें फिल इन दी ब्लैंक्स की। पहला, व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन द इश्यूड शेयर्स, कंपनी शेयर जारी करना चाहती है ज्यादा, एप्लीकेशन आई है कम, ये कंडीशन कहलाएगी अंडर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। दूसरा कहता है रिसीव्ड मनी इन अगेंस्ट ऑफ शेयर वारंट, कंपनी शेयर वारंट के अगेंस्ट जो पैसा रिसीव कर रही है इज इंक्लूड्स इन ब्लैंक फंड। यहाँ कुल मिला के ये पूछना चाहता है बैलेंस शीट में किस हेडिंग के अंदर आएगा, तो वो आएगा शेयर होल्डर फंड के अंदर, इन शेयर होल्डर फंड्स। अगला, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ब्लैंक रेशियो, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, गुडविल का पैसा लेके आया है, वो डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइस रेशियो में, तो यहाँ आएगा सेक्रीफाइस रेशियो। 4, इन केस द फर्म इज नॉट एबल टू पे कैश टू द रिटायरिंग पार्टनर, फर्म के पास इतना कैश नहीं है रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर पाए, देन द मिनिमम 6% इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एबल टू रिटायरिंग पार्टनर, कम से कम फर्म को 6% ब्याज पेड करनी होगी रिटायरिंग पार्टनर को। अगला, डेप्रीसिएशन इज अ, तो डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इन केस यहाँ पर
एन लिखा होता तो डेप्रीसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 6, द डिबेंचर होल्डर आर गिवन ब्लैंक इन रिटर्न। तो डिबेंचर होल्डर को उनके पैसे के बदले में क्या मिलेगा, उन्हें मिलेगा इंटरेस्ट। तो डिबेंचर होल्डर आर गिवन इंटरेस्ट इन रिटर्न। अगला कहता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट इज ब्लैंक परसेंट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो कंपनी एक्ट की टेबल एफ के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट रेट रहेगी 12% और कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट रेट रहेगी 10%। एंट्री क्या होगी, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी पेड करेगी, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट कंपनी रिसीव करेगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ये बात थी बच्चों एक एक नंबर के अगले 7 क्वेश्चन की। अब बात करें एक एक नंबर के अगले 10 क्वेश्चन की। तो इस पार्ट को करने के बाद मेरे 32 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले कंप्लीट हो जाएंगे। क्या कहता है, स्पेसिफाई द रूल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी ड्रॉइंग्स पर। तो इन केस इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। तो इसमें लिखना पड़ेगा एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 if partnership deed is silent regarding the rate of interest on drawing then there will be no interest on drawing will be charged from the partners। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, रेशियो है 1:2:1। जेड डाइड ऑन 1 अगस्त 2021। पार्टनर जेड की हो गई डेथ 1 अगस्त 2021 को। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 60,000। प्रॉफिट जो आया है करंट ईयर 21-22 का वो आया है 60,000। क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालें। तो मुझे निकालना है जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो निकालूंगा मैं टाइम मेथड के बेसिस पे, जो आएगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट है 60,000 मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। टाइम का मतलब होगा जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है उस दिन तक का टाइम पीरियड, साल के पहले दिन से टाइम पीरियड अप टू द डेट ऑफ डेथ। यहाँ पर महीने के हिसाब से दे रखा है अप्रैल मई जून जुलाई। 1 अगस्त को हो गई है उसकी डेथ, तो 4 महीने ही हुए, मतलब फॉर्म में वो पार्टनर रहा 4 महीने। तो 4/12 मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो यहां से पार्टनर जेड का प्रॉफिट आ गया 5,000। इनकेस अगर यहाँ पे कहता है एंट्री क्या होगी, एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का रेशियो जो एक्स और वाई है उनके रेशियो में कोई भी बदलाव नहीं है। अगर रेशियो चेंज होता तो उस केस में एंट्री होती गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी लिमिटेड बाई लाइबिलिटी। मतलब एक लिमिटेड बाई शेयर्स, यहाँ पे आएगा लिमिटेड बाई शेयर्स। एक शेयर होल्डर जो ऐसे कंपनी में मालिक है जो जिसका कैटेगरी है लिमिटेड बाई शेयर्स, तो वहां पर उस शेयर होल्डर की मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या होगी। तो शेयर होल्डर की मैक्सिमम लाइबिलिटी है उसने जितने वैल्यू के शेयर परचेज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100 शेयर खरीदता है कुछ 15 रुपए के हिसाब से, तो उसकी लाइबिलिटी रहेगी 1500 रुपए तक। तो आंसर रहेगा इन इन अ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स ही परचेज्ड और ही होल्ड्स। अगला कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो दोज डिबेंचर्स व्हिच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी एसेट नोन एज सिक्योर्ड डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर्स जो किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है वो कहलाते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो बच्चों टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है इस बार के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 6, गिव द नेम ऑफ एनी 2 आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ अ कंपनी अंडर द हेडिंग ऑफ अदर इनकम। कुल मिला के पूछ रहा है स्टेटमेंट ऑफ P&L की अदर इनकम में कौन कौन से आइटम आएंगे, किन्हीं 2 का नाम लिखें। अदर इनकम में डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके अलावा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। अगली बात करें
अगला कहता है एल एंड एम, दो पार्टनर है, इक्वल रेशियो पार्टनर है, नया पार्टनर एन एडमिट किया, उसका शेयर 1/4 है। अब एल एम एंड एन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो एन का नया शेयर 1/4, तो रिमेनिंग शेयर 3/4। इस 3/4 को डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में जो है 1/2, तो एल और एम। तो यहां से नया रेशियो आ जाएगा 3/8, 3/8, और नए पार्टनर का है 1/4, बेस करेंगे इक्वल, तो ये आ जाएगा 1/8, सॉरी 2/8। बेस करेंगे इक्वल, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो रेशियो आ जाएगा 3:3:2। ये बात थी 1 नंबर के 7वें क्वेश्चन की तीसरी कैटेगरी में। फिर कहता है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो पहला डिफरेंस इनके नाम के अकॉर्डिंग, प्राइवेट कंपनी यूजेस वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, while पब्लिक कंपनी यूजेस वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। दूसरा डिफरेंस, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर रहेंगे 200, मिनिमम रहेंगे 2, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम रहेंगे 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तीसरा डिफरेंस, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू इट्स शेयर्स इनटू द पब्लिक, और वी कैन से देयर आर restrictions on the transferability of shares of private company, while public company can issue its shares into the public and these are freely transferable। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 8 की। गेनिंग रेशियो क्या है, इसके बारे में पहले काफी बार बता चुका हूं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो बच्चे जानते हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इसी को डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है, तो एक्सेस ऑफ न्यू रेशियो ओवर ओल्ड रेशियो इज नोन एज गेनिंग रेशियो। अगर आ जाता है सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, तो एक्सेस ऑफ ओल्ड रेशियो ओवर न्यू रेशियो इज नोन एज सेक्रीफाइस रेशियो। आ जाए न्यू रेशियो क्या है, तो एक्सेस ऑफ ओल्ड रेशियो ओवर सेक्रीफाइस रेशियो, या फिर समेशन ऑफ ओल्ड रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इज नोन एज न्यू रेशियो। रेशियो पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर डिवाइड, फिर डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दो। अगर बीच में माइनस है तो एक्सेस से स्टार्ट होगी डेफिनेशन, अगर बीच में प्लस है तो समेशन से स्टार्ट होगी। ठीक है सर, अब चलें आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 एक एक नंबर का 32वां क्वेश्चन। इन विच हेडिंग डिबेंचर आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा डिबेंचर। तो इसका मेजर हेड यहां पूछ रहा है, मेन हेड और सब हेड। तो मेजर हेड हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी, सब हेड हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब बात करें दूसरे सेक्शन बी की, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, गिव एनी 4 पॉइंट्स टू बी प्रेस्क्राइब्ड इन दी पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का है, 2 नंबर के लिए। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है ये, पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑन विच पार्टनरशिप इज बेस्ड, और वी कैन से एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहती हैं, वो पार्टनरशिप डीड है। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed to the partners, amount of commission to be allowed, amount of salary to be allowed, सारा कुछ मेंशन रहेगा पार्टनरशिप डीड में। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा कहता है अ सम टोटल ऑफ लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट इज ₹2,40,000। मुझे 4 सालों का टोटल प्रॉफिट गिवन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ये एवरेज प्रॉफिट नहीं है, टोटल प्रॉफिट है। यहां से मुझे एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट है सिग्मा टीपी, सिग्मा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट है 2,40,000, साल है 4, तो एवरेज आ गया 60। आगे कहता है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो है 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इफ टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस इज ₹4,80,000 एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी 80,000। मुझे निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, मुझे अप्लाई करना है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर इनकेस हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं पढ़ पाए, मैंने कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो क्या नंबर मिलेगा बच्चों,
नंबर तो यहाँ नहीं मिलेंगे आपको दो, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है, तो मेरे हिसाब से नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आता है कोई बात नहीं। यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, आगे गलत नहीं होगा। तो हर बार क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं प्रॉपर पहले पढ़ें, डिमांड क्या है वो देखें, फिर उसके बाद आंसर लिखें। जल्दीबाजी में क्वेश्चन नहीं करें। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन का 60, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो 480 माइनस 80,000, ये आ गया मेरा 4 लाख। तो ये 6 लाख, ये 4 लाख, गुडविल मेरी आ गई 2 लाख। सर क्या ऐसे ही प्रेजेंटेशन देनी है? तो बच्चों प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है, किस तरह से इसका सॉल्यूशन प्रॉपर फॉर्म में हमें देना होगा। तो जो बच्चे 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहते हैं वही इतनी मेहनत करेंगे, बाकी जिनका उद्देश्य केवल पास होना है उन्हें कोई मतलब नहीं प्रेजेंटेशन से, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। कुछ बच्चे एवरेज प्रॉफिट को एपी लिख देंगे। तो जो बच्चे 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, जो बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ पूरा पेपर करें। किस तरह से प्रेजेंटेशन होने वाली है मैंने आपको बता दिया। हमारा एप्लीकेशन एजुकेशन इनसाइट्स डाउनलोड करें, वहां पर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा कि किस तरह से प्रेजेंटेशन होनी है। वो आप प्रिंट आउट निकाल के देखिए एक दो बार और क्लैरिटी आएगी। अगला क्वेश्चन, तो इस वाले का आंसर मेरा आ गया था 2 लाख, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राधा मीना दो पार्टनर है 3:2 में, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन द फ्यूचर, कैलकुलेट सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो गिवन है पार्टनर्स का, न्यू रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइस और गेनिंग निकालना है। सर सेक्रीफाइस और गेनिंग, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। आप कैसे पता लगाएंगे किस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना है, किसको गेन होगा? तो बच्चों आप केवल एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो सेक्रीफाइस का, वैल्यू आती है पॉजिटिव, सेक्रीफाइस है नेगेटिव आई तो गेन है। तो पार्टनर राधा, इसका निकालना है सेक्रीफाइस, इसका ओल्ड 3/5, इसका न्यू 1/2। दूसरा मीरा, इसका ओल्ड 2/5, न्यू 1/2, एलसीएम 10, 5 2 10, 2 3 6 और 2 5 10। वापस 10, ये आ गया 4, ये आ गया 5, तो ये तो आ गया मेरा 1/10 सेक्रीफाइस। यहाँ आ गया -1/10 सेक्रीफाइस, मतलब ये है मेरा गेन। तो इसे इस तरह से लिखेंगे 1/10 मेरा गेन। और फाइनल आंसर सेक्रीफाइस शेयर ऑफ राधा 1/10, गेनिंग शेयर ऑफ मीरा 1/10। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, रेशियो 3:2:1 एट द टाइम ऑफ वाई इज रिटायरमेंट। वाई की रिटायरमेंट हुआ, एक्स और जेड ने डिसाइड किया न्यू शेयर रहेगा इक्वली। ओल्ड रेशियो था 3:2:1, न्यू रेशियो हो गया एक्स और जेड का 1:1। आगे कहता है गुडविल उस समय फॉर्म की आई 1,20,000, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। मतलब गुडविल की नेट एंट्री पास करनी है। जब पार्टनर का होगा रिटायरमेंट, नेट एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर मुझे यहाँ पहले निकालना होगा गेनिंग शेयर, गेनिंग रेशियो। तो एक्स का गेनिंग, एक्स का न्यू 1/2, जेड का गेनिंग, इसमें से माइनस कर लेंगे इन दोनों के ओल्ड 3/6 और ये आ गया 1/6। एलसीएम 6, ये तो इसका गेनिंग आ गया 0, इसका 6 2 3 6, मतलब जो वाई रिटायर हुआ है इसका पूरा शेयर लिया है पार्टनर जेड ने। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। क्या रहेगा अमाउंट? तो फर्म की कुल गुडविल है 1,20, मल्टीप्लाई करेंगे पार्टनर वाई के शेयर के साथ, उसका शेयर है 2/6, तो यहां आ जाएगा कुछ 40,000, 40,000। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 7 की। 2 नंबर की क्वेश्चन नंबर 8, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देयर द फर्म डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वाज 72,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ हरि ओम शंकर 7:3:2, एंट्री की डिमांड। तो कह रहा है खुद ही रियलाइजेशन में डेबिट बैलेंस है, डेबिट मतलब लॉस, लॉस से कैपिटल होती है कम। जल्दीबाजी में मैं वापस कह रहा हूं क्वेश्चन तसल्ली से करें।
यहाँ पहले ही कह रहा है डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, लॉस को राइट ऑफ करेंगे, कैपिटल होगी कम, एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शंकर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो 72,000 को डिवाइड करना होगा 7:3:2 में। हरीज कैपिटल डेबिट, और जितने भी क्वेश्चन में हमें करनी है एंट्री, हर बार फॉर्मेट बनाना होगा। ओम्स कैपिटल डेबिट, शंकर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। 72 बांटेंगे 7, 3, 2 में, तो ये आ जाए कुछ 42,000, 18,000 और 12,000। और नरेशन भी लिखना होगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 43 में शेयर्स दो टाइप के हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर्स जिन्हें हर साल फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड मिलेगा, इनका डिविडेंड रेट फिक्स्ड है और इनको पेमेंट होगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, चाहे डिविडेंड हो या इनकी कैपिटल का अमाउंट हो। जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली होगी तब इन्हें पहले पेमेंट होगा इक्विटी शेयर होल्डर कंपेरिजन। और डिविडेंड की बात करें तो इनका डिविडेंड पहले पेड होगा इक्विटी डिविडेंड कंपेरिजन में। अगला, शिप्रा लिमिटेड ने परचेज किए एसेट्स 15 लाख की, लाइबिलिटी परचेज किए मतलब क्रेडिटर परचेज किए 3 लाख का, मतलब शिप्रा लिमिटेड ने एक पार्टी का रनिंग बिजनेस परचेज किया है। शिप्रा लिमिटेड पेड 1 लाख इन कैश, 1 लाख तो तुरंत कैश में पेड कर दिया, एंड इश्यूड 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। अब दिया नहीं है, परचेज कंसिडरेशन है कितना, तो सीधा नेट एसेट्स जितनी आई उतना ही परचेज कंसिडरेशन होगा। तो 15 लाख की एसेट्स, 3 लाख की लाइबिलिटी, इसका मतलब बिजनेस जिसकी नेटवर्थ 12 लाख है वो परचेज किया है। बिजनेस परचेज करने की एंट्री, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और टू वेंडर। एसेट्स में 15 लाख, क्रेडिटर में 3 लाख और वेंडर में 12 लाख। दूसरी एंट्री, अब वेंडर को जारी करना है डिबेंचर और पेड करना है कैश, तो वेंडर डेबिट 12 लाख टू कैश, कैश या फिर बैंक भी लिख सकते हैं 1 लाख टू। अब कंपनी जारी कर रही है डिबेंचर रिमेनिंग अमाउंट के लिए, तो 12 लाख में से 1 लाख पेड कर दिया कैश, रिमेनिंग रह गया 11 लाख। 11 लाख के बदले एक डिबेंचर 100 वाला 10% प्रीमियम, मतलब डिबेंचर जारी करेंगे 110 में, तो 11 लाख में मुझे कितने डिबेंचर जारी करने होंगे। ऐसे क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करें, आराम आराम से चलेंगे तो होगा फायदा। मुझे 11 लाख के लिए डिबेंचर जारी करने होंगे 10,000, तो टू कितना परसेंट डिबेंचर है, 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर 10,000 इंटू 100, 10 लाख, और टू प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 10,000 इंटू 10, यहाँ पे आ जाएगा 100, इस जगह मेरा आएगा 100 और इस जगह आएगा 10,000 इंटू 10, ये आ जाएगा मेरा 1 लाख। ये हो गया मेरा आंसर। वापस एंट्री फॉर्मेट में करनी होगी विद नरेशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 2 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, 11 कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 140, टैक्स रेट गिवन है 30% और लॉन्ग टर्म लोन गिवन है 5 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट है 10%। निकालना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, निकालना बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और फिर निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उन पर कंपनी कितना इंटरेस्ट पेड करती है ईयरली, तो कंपनी का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी केवल एक ही है, लॉन्ग टर्म लोन 5 लाख रुपए का, जिस पर कंपनी इंटरेस्ट पेड करेगी सालाना 50,000। अब चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना चाहता हूं तो मुझे पहले ये पता लगाना होगा मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकाला होगा।
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले माइनस किया होगा इंटरेस्ट, ये आया होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसमें एक स्पेसिफिक टैक्स की रेट का किया होगा मल्टीप्लाई, वो अमाउंट आया होगा ये। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से मैंने माइनस किया होगा इंटरेस्ट, फिर माइनस किया होगा इंटरेस्ट, माइनस होने के बाद जो वैल्यू आई है उसका सर्टेन परसेंटेज, टैक्स का परसेंटेज 30, वो टैक्स का अमाउंट आ गया। फिर आया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सर क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो 140 है इसमें मैं डायरेक्ट 30% प्लस कर लूं तो क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा? बच्चों गलती हो जाएगी। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपने डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स प्लस कर दिया 30%, 1,40,000 का, वो हो जाएगा गलत, क्योंकि टैक्स निकालते किसके हैं, किस अमाउंट का है, टैक्स निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू 100 रुपए, तो मेरा टैक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, वो आएगा 70। इसका मतलब जो भी 1,40,000 रुपए वैल्यू गिवन है ये अभी 70 के इक्विवेलेंट है। अगर मुझे 30 की वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है टैक्स की, तो 30 का मल्टीप्लाई, वैल्यू कितनी आ गई 60,000, मतलब मेरा टैक्स कितना है 60,000, टैक्स आ गया 60,000, सॉरी टैक्स आ गया 60,000, इंटरेस्ट मेरी आ गई 50,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 140, 140 प्लस 60 2 लाख, 2 लाख प्लस 50 2.5 लाख, मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 2.5 लाख। तो ये मेरा आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 टाइम्स। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वापस 2 नंबर के लिए। ये कहता है अंकित लिमिटेड ने दो मशीन, जो है एक 5 लाख की, एक 8 लाख की, जिसपे आज तक डेप्रीसिएशन लग चुका है 3.5 लाख और 4,40,000 रेस्पेक्टिवली, आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑफ बोथ द मशीन्स दे वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन डेप्रीशिएटेड वैल्यू। कंपनी ने डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई, वो मशीन बेच दी है उस वैल्यू से 10% ऊपर। निकालना कैश फ्लो है। तो मशीन पहली वैल्यू 5 लाख है, इस पे आज तक का डेप्रीशिएशन 3.5 लाख है, कॉस्ट 5 लाख, आज तक की वैल्यू, आज तक का डेप्रीशिएशन 3.5 लाख, तो मेरे लिए इसकी डब्ल्यूडीबी या फिर डेप्रीशिएटेड वैल्यू रह गई है कुछ 1.5 लाख। इसे बेचूंगा 10% प्रॉफिट, मतलब 15,000 रुपए के प्रॉफिट पर, तो कैश इनफ्लो होगा पहली मशीन से 1,65,000। दूसरी मशीन की डब्ल्यूडीबी जो आई है 8 लाख माइनस 440 करेंगे तो 360, प्लस बेचेंगे 36,000 रुपए के प्रॉफिट पे, तो ये अमाउंट आएगा 3,96,000। दोनों को कर लेंगे प्लस, तो ये मेरा आ जाएगा 5,61,000। ये मेरा होगा कैश इनफ्लो। केवल पूछ रहा है अमाउंट कितना होगा, अगर प्रेजेंट करना होता कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो ये आता इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग में दिखा सकते थे नेगेटिव वैल्यू, ऑपरेटिंग में जो मुझे प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट को माइनस करके शो करना पड़ेगा, इनकेस कहता तो। आगे कहता है जय वीरू दो पार्टनर है, रेशियो इन दोनों का है 3:2। नया पार्टनर धीरू एडमिट किया नए पार्टनर के फॉर्म में, जय ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 1/4, वीरू ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 1/3। क्वेश्चन की डिमांड है नया रेशियो निकालना है, तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा जय का सेक्रीफाइस, फिर निकालना पड़ेगा वीरू का सेक्रीफाइस, जय का ओल्ड 3/5, वीरू का ओल्ड 2/5, इन दोनों का सेक्रीफाइस, इसका है कुछ 1/4, इसका है 1/3, तो ये आ गया 3/20 इसका सेक्रीफाइस, और इसका आ गया 2/15, ये आ गया दोनों का सेक्रीफाइस। न्यू रेशियो निकालना है जय का, तो ओल्ड 3/5 में से माइनस करेंगे इसका सेक्रीफाइस 3/20, वीरू का निकालना है ओल्ड 2/5 में से इसका सेक्रीफाइस 2/15, तो वीरू का नया निकालना है, तो उन दोनों के सेक्रीफाइस को करना होगा प्लस 3/20 प्लस 2/15। एलसीएम मेरा ये आ गया 20, 5 4 जा 20, 12 माइनस 3 9/20, ये आ गया न्यू पार्टनर जय का। एलसीएम 15, 5 थी 15, 6 माइनस 2 4/15, ये आ गया नया
पार्टनर वीरू का टोटल ये आ जाएगा कितना, 60। 9 + 8 ये आ गया 17/60। बेस इक्वल करेंगे तीनों में 60, तो यहां पर तो 3 और 3 का 27, यहां पर 4 और 4 का 16, और यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, तो आ गया 27, 16, 17। 27 + 16 43, 17 60। ये मेरा आ गया नया शेयर क्वेश्चन नंबर 13 में। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें हैं क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहता है पी क्यू आर 3 पार्टनर नए। इंग्लिश में इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहां पर बोर्ड ने इस जगह आर की जगह कुछ क्यू दे रखा है। तो वापस से पहले बता चुका हूं, बोर्ड में कुछ गलती होगी एग्जामिनेशन में तो हिंदी को ही वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ कहता है पी क्यू आर 3 पार्टनर है, रेशियो 2:1:1 है। क्यू के रिटायरमेंट के वक्त सारे एडजस्टमेंट करने के बाद पी का बैलेंस आया है 164 और आर का बैलेंस आया 82,000। दोनों की एडजस्टेड कैपिटल गिवन है पी और आर की। न्यू फर्म्स कैपिटल इज डिसाइडेड एट ₹2,40,000। नई फर्म की कैपिटल डिसाइड की गई 2,40,000 जो पार्टनर्स को रखनी है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड, और फिर एंट्री पास करनी है। तो देख लें पार्टनर पी, पार्टनर आर, इन दोनों की एग्जिस्टिंग कैपिटल जो आ रही है 1,64,000 और आर की 82,000। रिवाइज कैपिटल जो रखनी है 2,40,000, और न्यू शेयर का है गिवन नहीं है, तो ओल्ड शेयर है वही न्यू माना जाएगा। पी और आर का ओल्ड 2:1, तो 240 दो और एक में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 160, और यहां आ जाएगा इसी। तो इसका मतलब पार्टनर पी को कैपिटल रखनी है 160, आ रही है 164, ये विड्रॉ कर लेगा, ये विड्रॉ करेगा, ये 2,000 विड्रॉ करेगा। पैसा निकालने की एंट्री, अब ये ड्रॉइंग्स होगी आउट ऑफ कैपिटल, तो एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश 4,000, 2,000, 6,000। सर इनकेस यहां मैंने एंट्री पास कर दी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, पीस ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, आर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टू कैश, तो क्या एंट्री गलत होगी? बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि ये ड्रॉइंग्स जो है वो आउट ऑफ कैपिटल ना कि आउट ऑफ प्रॉफिट। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर एंड इररिडीमेबल डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। समय के बेसिस पर, समय के आधार पर रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिफरेंस बताना है। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें इश्यू करते वक्त ही कंपनी बताती है इनका पैसा कब रिफंड करेगी, कब इनका पैसा लौटाएगी, कब ये डिबेंचर रिडीम होंगी, और मेनली कंपनी जारी करती है 5 से 10 साल तक के ही रिडीमेबल डिबेंचर, और इररिडीमेबल डिबेंचर जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे एक्सेप्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। जब कंपनी बंद होने वाली होगी, कंपनी वाइंडिंग अप वाली कंडीशंस में होगी, तभी कंपनी ऐसे डिबेंचर रिडीम करेगी, अदरवाइज रिडीम नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों ये बात थी अब तक के 2-2 नंबर के क्वेश्चन की। अब मेरे 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, प्लस हर एक क्वेश्चन में मेरे पास चॉइस अवेलेबल होगी। तो यहाँ कहता है रामकृष्णा 2 पार्टनर है, रेशियो 3:1 है, कैपिटल साल के आखिरी में, ये ध्यान रखें कैपिटल एट दी एंड, साल के आखिरी में। एक बात और याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दें उस समय तो उसके लिए जो भी मार्जिन गैप आपको रखना है वो रख दें, बाकी फिर दूसरा क्वेश्चन करना चालू करें। क्वेश्चन सारे होने के बाद फिर जो रह गए उन पे फोकस करें वापस। मेरी गारंटी है जो बच्चे पढ़ के जाएंगे उनका सॉल्यूशन जरूर हो जाएगा। इनकेस वहां पर 2 मिनट के लिए कुछ डाउट आ गया तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें, फिर वापस जब सारे क्वेश्चन हो जाए उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। क्या कहता है रामकृष्ण 2 पार्टनर है, रेशियो 3:1 है, कैपिटल उनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 3 लाख 1.5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान उन्होंने पैसा निकाला है 40,000 और कुछ 10,000 जो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं। सर डेबिट करें मतलब ये आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग मेथड में पैसा चाहे निकालें आउट ऑफ कैपिटल या निकालें आउट ऑफ प्रॉफिट, हमेशा डेबिट ही किया जाएगा। साइलेंट है तो मानेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, साइलेंट है ड्रॉइंग्स तो मानेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, तो ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। आगे कहता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेंट ईयर का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया 32,000, जो वो डिवाइड कर चुके हैं इनके पीएसआर में विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कृष्णा इस साल 32,000 रुपए कैपिटल और लेके आया 1 अक्टूबर 2021 को। निकालना क्या है? निकालनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले मुझे निकालनी होगी ओपनिंग कैपिटल, फिर आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर राम, पार्टनर कृष्णा, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है 3 लाख और 1.5 लाख। अब क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ड्रॉइंग्स करेंगे प्लस और प्रॉफिट करेंगे माइनस, जो प्रॉफिट हम बांट चुके हैं। ड्रॉइंग से कुछ 40 और 10, प्रॉफिट जो हम बांट चुके हैं 32,000 3:1 में, 3:1 ही रेशियो है, 24 और 8। तो ये मेरा आ गया अब ओपनिंग कैपिटल। तो ये आ जाएगी कुछ 3,16,000 और ये आ जाएगा 1,52,000। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। इस पर तो ब्याज निकलेगी पूरे महीने पूरे साल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से। तो ये आ जाएगा कुछ 12%, 0,2,9 37,920 और इसका 12% 1,52,000 का 0,4,2 और 18 प्लस कृष्णा ने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है, तो एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट और निकालनी पड़ेगी। 32,000 रुपए एडिशनल कैपिटल है, लगाई 1 अक्टूबर को है कुछ, 1 अक्टूबर को। तो 32,000 का 12% 6 महीने का, 32,000 का 6% निकालना सीधे, वो आ जाएगा कुछ 1,920। तो कृष्णा की इंटरेस्ट आ रही है ये 0,61,020 और राम जी की इंटरेस्ट आ रही है 37,920। ये था क्वेश्चन नंबर 16। कुछ बच्चों का डाउट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, सर यहाँ पर जो डेबिट दिया था तो क्या ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल थी? तो बिल्कुल नहीं थी, मेथड फ्लक्चुएटिंग है और ड्राइंग साइलेंट है, मानेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट और ड्राइंग की रेट नहीं दे रखी इसलिए इग्नोर करेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर के लिए एक और ऑल्टरनेटिव। राम श्याम मोहन 3 पार्टनर, रेशियो 3:2:1 है। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी पार्टनर्स को 5%। गारंटी मिली है पार्टनर श्याम को 50,000 रुपए की, दी है फॉर्म ने। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंसेस पार्टनर्स के गिवन है कैपिटल के 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो चार्ज की है फॉर्म ने वो गिवन है, और प्रॉफिट गिवन है करंट ईयर का 1,71,000। बनाना क्या है? पी एंड एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं थोड़ा इसे बनाऊंगा क्विक। बाई नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट का अमाउंट, प्रॉफिट इसमें गिवन है कुछ 1,71,000। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तीनों की कंबाइंड इंटरेस्ट जो आई कुछ 2,000, 1,000, 500, 500, 2,000। यहाँ पर तीनों के आपको नाम लिखने होंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों के नाम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ जाएगी 5 लाख का, 5 में 25, 15 और 5, 25 और 15 40 और 5 45। एक बार और कैलकुलेट कर लें, जल्दीबाजी में गलत ना हो जाए। तो 5 लाख का 5% 25,000, 3 लाख का 5% 15,000, 25 और 15 40 और 1 लाख का 5% 5,000, 40 और 5 45। बिल्कुल सही। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया है, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कर दिया है, अमाउंट लिख दिया है। अब मैं बात करूं गारंटी की। मेरे पास अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट जो आ रहा है 1,71 माइनस, मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट 1,71 प्लस 2 1,3 1,73 माइनस 45,000, ये आ रहा है 1,28,000। 1,28,000 मल्टीप्लाई बाई इन तीनों के शेयर, इसमें डिवाइड कर लें 6 का, मल्टीप्लाई बाई 3। तो मैं इस जगह एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, प्रॉफिट को बांटने वाला स्टेटमेंट, प्रॉफिट को बांटने वाला स्टेटमेंट, ताकि यहां पर मेरा टू पार्टनर्स कैपिटल में आ जाए नेट अमाउंट। दो तरीके हैं करने के। पहला तो जो 1,28,000 रुपए का प्रॉफिट है, इसमें से डायरेक्ट 50,000 रुपए है जो पार्टनर किसे गारंटी मिली है? श्याम। पार्टनर श्याम को डायरेक्ट 50,000 रुपए का प्रॉफिट दे दिया जाए, क्योंकि दिया नहीं है। किस रेशियो में और डेफिशिएंसी बियर करनी है,
तो हमेशा मानेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड शेयर है उसी में डेफिशिएंसी बियर करेंगे। तो -50 78,000 डिवाइड कर देंगे इनके ओल्ड शेयर में, डिवाइड बाई ओल्ड है राम और मोहन का, तो ये आ जाएगा इंटू 3, 58,500, और ये आ रहा है कुछ 19,500। ये मैंने प्रॉफिट बांट दिया कुछ 1,28,000 रुपए का। दूसरा तरीका करने का, पहले 1,28 का प्रॉफिट बांटते हैं तीनों के बीच में, इनके 3:2:1 में, तो ये आ रहा है 64,000, 42,667, और ये आ रहा है 21,333। डेफिशिएंसी पार्टनर श्याम की बियर करनी होगी, राम और मोहन को कितनी डेफिशिएंसी आई, 42,667 माइनस 50,000, तो ये डेफिशिएंसी आ रही है 7,333 की। ये बियर करेंगे पार्टनर राम और मोहन अपने ओल्ड रेशियो में, तो 7,333 डिवाइड बाई 4, ये बियर करेगा 1,833, और पार्टनर पहला बियर करेगा 5,500। तो दो तरीके ऑल्टरनेटिव करने के, अगर रेशियो चेंज होता तब मैं इसी वाले से कर पाता, दूसरे वाले ऑल्टरनेटिव से नहीं कर पाता। तो यहां से जो नेट अमाउंट वो इतना ही आएगा, और लिख देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। ये बात थी मेरे 3 नंबर के पहले क्वेश्चन के दोनों ऑल्टरनेटिव। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है एंट्री पास करनी है जब फर्म डिसॉल्व हो रही है उस समय। फर्नीचर इज टेकन ओवर बाई मोहित, पार्टनर मोहित ने फर्नीचर ले लिया, कुछ 40,000 में फर्म का हुआ है डिसोल्यूशन। तो यहाँ पर फर्नीचर पहले से रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुका है, पार्टनर उस फर्नीचर को लेके जाएंगे, एंट्री होगी मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000 रुपए से। दूसरा 25,000 रियलाइज हुए सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, एक अनरिकॉर्डेड एसेट बिकी है, पैसा रिसीव होगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। तीसरा प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन अकाउंट पे 75,000 रुपए का, डिवाइड करना है 3:2 में, एंट्री होगी प्रॉफिट है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल टू रोहित कैपिटल, 75,000 3:2 में बांटेंगे तो 45,000 और 30,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल टू रोहित कैपिटल 45-30। इसी में एक और ऑल्टरनेटिव मेरे पास, व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब व्हेन बिजनेस कम्स टू एन एंड एंड बुक्स विल बी क्लोज्ड ऑफ, that is known as dissolution of partnership firm. In this case, we have to prepare realization account, partners capital account, partners loan account and cash in bank account. No balance sheet will be prepared here. डिफरेंस क्या है आगे कहता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस only books will be closed off, business will be continue. It includes change in PSR, retirement of a partner, death of a partner and admission of a partner, while dissolution of partnership firm means when business comes to an end along with the books of accounts. Here we have to prepare various accounts like realization, partners capital, partners loan, cash in bank, and in dissolution of partnership we have to prepare devaluation account, partners capital, partners current, retiring partners loan account, deceased partner loan account and balance sheet. Deceased partner एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट इनकेस फर्म के पास पैसा नहीं है तब। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 कहता है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आपको निकालना क्या है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सर फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, या फिर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मुझे चाहिए उधार सेल्स, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है टोटल सेल्स 8 लाख की, जिसमें नगद उधार दोनों शामिल है। आगे कहता है जो कैश सेल्स है, कैश रेवेन्यू है, वो टोटल रेवेन्यू का 15% है, मतलब 8 लाख रुपए में से 15% जो अराउंड आएगा 1,20,000, 1,20,000 रुपए की नगद है, तो इसका मतलब 6,80,000 की उधार है, डिवाइडेड बाई, ये आपको निकालना पड़ेगा नेट क्रेडिट सेल्स आई कहां से, डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 60,000 प्लस 1,00,000, ये हो गया टोटल 160 डिवाइड बाई 2 जो आ जाएगा 80,000। मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 80,000। अब डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 8 8 जा 64, 8.50 is to 1, या फिर 8.50 टाइम्स
अगला कहता है हाउ वुड यू स्टडी, ये मेरा आंसर हो गया इसका, फाइनल आंसर ये 8.50:1। अगला कह रहा है हाउ वुड यू स्टडी सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ फर्म। तो सॉल्वेंसी पोजीशन को स्टडी करने के लिए हमें कुछ रेशियो पढ़ने होंगे, जैसे डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, कैपिटल गियरिंग भी है। लेकिन हमें क्वेश्चन ये 3 नंबर का, कम से कम 3 रेशियो लिखने होंगे। पहला डेट इक्विटी, दूसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तीसरा प्रोपराइटरी रेशियो, फिर नेट एसेट टू डेट रेशियो। तो ये आप 3 रेशियो लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया डेट इक्विटी, डेट रेशियो विच शोज रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी। डेट मीन्स long term debt which includes long term borrowings, that is debenture, loans, long term provision, etc. Equity means shareholder funds, that includes share capital, reserve surplus and money received against share warrant. An ideal debt equity ratio is 2:1। तो हम ये स्टडी करेंगे क्या ऑर्गेनाइजेशन का डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है या नहीं। दूसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7:1 which is calculated by the formula, that is profit before interest and tax divided by amount of interest. Here amount of interest means that interest which have to be paid on long term liability. An ideal interest coverage ratio 7:1। तो ये स्टडी करेंगे क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो 7:1 है या नहीं। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इट इज द रिलेशन बिटवीन शेयरहोल्डर फंड एंड टोटल एसेट्स। शेयरहोल्डर फंड और टोटल एसेट्स के बीच के रिलेशन को बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। हम ये चेक करेंगे कि टोटल एसेट्स जो बिजनेस के पास हैं, इसमें से शेयर होल्डर्स का राइट कितने अमाउंट के एसेट्स पे है। तो इन तीनों रेशियो से हम बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन स्टडी कर सकते हैं। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 नहीं, ये क्वेश्चन 3 नंबर का ही है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे। ये क्वेश्चन अभी भी 3 नंबर का है, क्योंकि अभी ये सेक्शन अपन ने स्टार्ट भी किया नहीं है। अगर वापस बता दूं, थोड़ा मिसप्रिंट है, वो जब मैं इसका सॉफ्ट कॉपी एनक्लोज करूंगा वहां हम बिल्कुल सही कर देंगे। जो जो गलतियां हुई हैं हमारी टीम से वो सारी रेक्टिफाई जरूर कर देंगे, डोंट वरी। तो ये क्वेश्चन माफी है उसके लिए, 3 नंबर का है। मेरे 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे कुछ 16 नंबर से, 16वां इसमें 2 मेरे पास ऑल्टरनेटिव बिल्कुल है, 17वां मेरे पास 2 ऑल्टरनेटिव बिल्कुल है, 18वां मेरे पास 2 ऑल्टरनेटिव बिल्कुल है, और 19वां ये भी ऊपर वाले सेक्शन में 3 नंबर में। ये कहता है 3 नंबर के लिए क्वेश्चन, मुझे कैश फ्लो निकालना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राजस्थान बोर्ड में एक आध दो क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जो अच्छे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन की डिमांड है, आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ कहता है लॉन्ग टर्म लोन ओपनिंग है 12 लाख का, क्लोजिंग है 14 लाख का, और कंपनी ने इस बार लोन पेड कर दिया 3 लाख। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 3 लाख का लोन रीपेड कर दिया तो कैश का आउटफ्लो 3 लाख माइनस 2 लाख, लोन बढ़ गया तो 2 लाख का लोन लिया होगा तो कैश का इनफ्लो 1 लाख प्लस, सॉरी कैश का इनफ्लो 2 लाख प्लस, तो नेट 1 लाख माइनस। बच्चों ये गलत है, आपको यहाँ पे लोन अकाउंट बनाना होगा, या फिर बिना लोन अकाउंट बनाए कैसे समझे वो भी देख लेंगे। मेरे पास ओपनिंग लोन था 12 लाख का, मैंने कितने का लोन रीपेड कर दिया 3 लाख का। अगर 12 लाख का लोन में से 3 लाख का रीपेड कर देते तो क्लोजिंग कितना आना चाहिए था, 9 लाख का। तो क्लोजिंग आ कितना रहा है, आ रहा है 14 लाख। इसका मतलब लोन कितना लिया है, लोन लिया गया असल 5 लाख का। तो 5 लाख का कैश इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, 3 लाख का कैश आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो आएगा मेरा 2 लाख रुपए कैश नेट कैश इनफ्लो। या फिर दूसरा तरीका, मुझे बनाना होगा लोन अकाउंट। कौन सा लोन है ये, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट। लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन 14 लाख, रीपेमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख, ये आ गया बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर। तो हमने इस साल लोन और लिया है, तो 14 और 2 16, 14 और 2 16, 16 माइनस यहाँ पे 3 लाख है, 14 और 3 17, 17 माइनस 12 ये आ जाएगा मेरा 5 लाख। इस बार जो मैंने लोन लिया है वो लिया है 5 लाख। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, अमाउंट रेज्ड फ्रॉम बोरोविंग्स
या फिर इंक्रीज इन दी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 5 लाख, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 3 लाख, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2 लाख। ये बात थी मेरे 3 नंबर के क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन सी वाले की। इसमें दूसरा ऑल्टरनेटिव, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट्स दी आइटम रिलेटेड टू कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पहले कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर लें, तो कौन कौन से आइटम आएंगे इनफ्लो में और कौन कौन से आइटम आएंगे कैश आउटफ्लो में। आपको पता होगा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 मेथड से बनती है। एक तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कहता है या फिर नॉर्मली पैसा कहां से आएगा, कैश का इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहां से आएगा, सेल ऑफ गुड्स, वो भी कैश सेल्स, कैश सेल ऑफ गुड्स, यहां लिखना पड़ेगा कैश। दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसके अलावा कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मेरे हो गए कैश इनफ्लो वाले आइटम। आउटफ्लो वाले परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये सारे मेरे। और भी लिख सकते हो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन करंट लाइबिलिटीज, या पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब बात करें इसके पहले पॉइंट की कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं फंड का सोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए और फंड का एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए कि पैसा कहां से आया। पैसा आ सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, पैसा आ सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, पैसा आ सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर ही बेस्ड है या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर ही बेस्ड है फंड के सोर्स के कंटेक्स्ट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम को ज्यादा नहीं है, मतलब केवल मालिकों से पैसा लेते जा रहे हैं, एसेट्स बेचने से पैसा रिसीव करते जा रहे हैं, काम कुछ चल ही नहीं रहा है, तो वहां पर उस बिजनेस की लॉन्ग टर्म पोजीशन सही नहीं है। एप्लीकेशन, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा जा रहा है केवल एसेट्स खरीदने में, माल बेच ही नहीं पा रहे हैं, पैसा जा रहा है केवल अपनी लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करने में और हम माल बेच ही नहीं पा रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता लगेगा पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है या नहीं, पैसे का प्रॉपर एप्लीकेशन है या नहीं, पैसे का प्रॉपर सोर्स है या नहीं। अगर माल बेचने से पैसा रिसीव कर रहे हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है तो बिजनेस की कंडीशंस काफी अच्छी है। अब मेरे आएंगे 4-4 नंबर के क्वेश्चन, तो यहां पर हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे सेक्शन डी को। 4-4 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन 20, पहला ऑल्टरनेटिव कहता है अमर अकबर दो पार्टनर है फर्म में 2:1 के रेशियो में। एंथनी एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, कैपिटल लेके आया नया पार्टनर 3 लाख। अब अमर और अकबर को अपनी कैपिटल एडजस्ट करनी है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बैलेंस शीट हमें दे रखी है, नीचे कुछ कंडीशंस हैं। एंथनी 1,20,000 रुपए लेके आया गुडविल के। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्रिएट करना है 6%। मशीनरी और प्लांट और बिल्डिंग की वैल्यू चेंज करनी है। मशीनरी की वैल्यू रखनी है 230, कम करनी है। बिल्डिंग की वैल्यू 4.5 लाख बढ़ानी है। इसके अलावा अमर अकबर एंथनी की कैपिटल एडजस्ट करनी है करंट अकाउंट के बेसिस पर या करंट अकाउंट को ओपन करके। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये गिवन नहीं है कि नए पार्टनर के एडमिशन के बाद सभी पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट किस फॉर्म में करें, मतलब बेसिस क्या रहे। क्या एंथनी की कैपिटल को बेस बनाएं कि हम तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग करें। बच्चों मेरे अकॉर्डिंग यहाँ राजस्थान बोर्ड से गलती हो गई है ये लिखने में कि कौन सी कैपिटल बेस बनानी है। जो राजस्थान बोर्ड ने सॉल्यूशन दिया होगा, शायद कहीं दिया हो तो एंथनी की कैपिटल को ही बेस मान के किया हो, तो मुझे ये क्वेश्चन एंथनी कैपिटल को बेस मानकर ही करना होगा कि उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग ही मुझे पार्टनर्स की नई कैपिटल करनी है एडजस्ट। तो देखें ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें 3 ही एडजस्टमेंट आएंगे, बेड डेट्स का, इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी का और बिल्डिंग का। ये मेरा हो गया पार्टनर्स कैपिटल। अमर अकबर एंथनी, और ये मेरी अगले पेज पे हो गई बैलेंस शीट।
और ये मेरी आ गई बैलेंस शीट। ये मेरा आ गया बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट में आइटम है क्रेडिटर बीपी, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर बीपी डायरेक्ट नई बैलेंस शीट में। क्रेडिटर बीपी 80,000 और 40,000, बीपी 80 और 40। अगला आइटम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट जो कि है कुछ 60,000, ओल्ड रेशियो बटेगा 2:1, पार्टनर्स ए और अमर और अकबर में, तो बाई जनरल रिजर्व ये आएगा 40 और 20। इसके अलावा है ओपनिंग बैलेंस, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर दोनों की ओपनिंग कैपिटल जो आ रही है 5 लाख और 3,20,000। ये आ गई आपकी 5 लाख और ये आ गई 3,20,000 ओपनिंग कैपिटल के बाद। अब आ जाए एसेट साइड में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड में उसका एडजस्टमेंट होगा, तो इसका हम एडजस्टमेंट करेंगे बाद में, केवल लिख दें कैश एट बैंक। अमाउंट है कुछ 1 लाख। फिर डेटस, डेटस का एडजस्टमेंट कहता है डेटस पर प्रोविजन बनाना है कुछ 6%, तो 80,000 का 6% 4800, रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 75,200। और प्रोविजन यहाँ आ जाएगा रिवैल्यूएशन में, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, कितना 4800। प्रोविजन क्रिएट करने के बाद ये मैंने प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट कर दिया है। दूसरा स्टॉक फर्नीचर, इसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 50 2.5 लाख सीधा बैलेंस शीट में। स्टॉक फर्नीचर 50 और ये आपका 2.5 लाख। इसके अलावा जो मेरी वैल्यू है बिल्डिंग की, बिल्डिंग, और जो वैल्यू है मशीन की, बिल्डिंग की वैल्यू करनी है कुछ 4.5 लाख, मशीन की वैल्यू करनी है कुछ 230, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू मुझे बढ़ानी है और मशीन की वैल्यू करनी है कम, तो बाई बिल्डिंग 50,000 और मशीन की करनी है 30,000, 20,000 से कम, तो टू मशीन 20,000। ये मैंने बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, क्रेडिटर बीबी, जनरल रिजर्व, उनकी ओपनिंग कैपिटल, प्रोविजनल एडजस्टमेंट कर दिया है, बिल्डिंग वाला कर दिया है। अब एंथनी 1,20,000 रुपए लेके आया गुडविल के, नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इस प्रीमियम को डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, दिया नहीं है पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, तो जो ओल्ड है वही न्यू है, वही सैक्रिफाइस है। 1:20 बांटेंगे 2:1 में, 80,000 और 40,000। मैंने ये वाला एडजस्टमेंट भी कर दिया। अब कैपिटल एडजस्ट करनी है, प्लस नए पार्टनर की कैपिटल है 3 लाख, तो ये कैपिटल में लिख देता हूं बाई कैश, यहाँ बाई कैश नए पार्टनर में 3 लाख। नया पार्टनर 3 लाख रुपए लेके आया है, 1,20,000 रुपए गुडविल के लाया है, और पहले से ही मेरे पास कैश कितना है 20,000, तो 3 लाख प्लस 1:20 4:20 और 20 4:40, मेरे पास कैश हो गया 4,40,000। अब बंद करते हैं रिवैल्यूएशन। अब तो मुझे केवल गुडविल का एडजस्टमेंट, सॉरी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है करंट अकाउंट के थ्रू। 50,000 ये आ गया टू पार्टनर्स कैपिटल, अमर अकबर के बीच में ये प्रॉफिट, अमर अकबर 24,800, ये आएगा 25,200, रेशियो 2:1, 8,400, ये 16,800, तो बाई रिवैल्यूएशन 16,800 और 8,400। अब निकालने कितना कैश इनको लेके जाना है और कितना लाना है, सॉरी कैश क्यों, करंट अकाउंट के थ्रू। पार्टनर मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है, गलती कहाँ है यहाँ पे, मैं एंथनी को बेस मान के क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहा हूँ, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। एंथनी की कैपिटल है 3 लाख, तो नई फर्म की आ जाएगी कुछ 12 लाख, जिसका आपको वर्किंग नोट बनाना होगा। 12 लाख नए रेशियो में बांटेंगे, 3 लाख ऐसे मिलेगा, इसे रखना है मतलब, और 6 लाख ऐसे रखनी है, और 3 लाख ऐसे रखनी है।
कंपेयर कर लें, वैल्यू कितनी रह गई है? 5 लाख, 6 20, 6 36 800, ये 3 20, 3 80, 3 88 400, और ये 3 लाख। मतलब दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू पैसा ट्रांसफर होगा, तो थ्रू करंट अकाउंट 36 800 और 88 400, टोटल 6 36 800, 3 88 400 और 3 लाख। अब आ जाना सीधा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में करंट अकाउंट अमर और अकबर का, अमर अकबर और कैपिटल अकाउंट 6 लाख, 3 लाख और 3 लाख, करंट अकाउंट में 36 800 88 हजार, ये आ गया 36 800 और 88 400। 36 800 ठीक है, पहले पार्टनर का ये 36 800 और 88 400। अब लगा दें टोटल। जी मैंने सारी एडजस्टमेंट कर ली है, देखो टोटल कितना आ रहा है बैलेंस शीट का। 80, 1 20, 1 20 प्लस 12 लाख, 1 20 प्लस 12 लाख प्लस 88 400 प्लस 36 800, ये आ रहा है 14 लाख 45 हजार 200। उस साइड 1 लाख प्लस 75 200 प्लस स्टॉक में मुझे लग रही है दिक्कत है कुछ, स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू 1 और 50 हजार है। स्टॉक हमने गलत लिख दिया है, स्टॉक की वैल्यू यहाँ करनी है 1 लाख, स्टॉक की वैल्यू हमें करनी है कुछ 1 लाख, यहाँ वैल्यू करनी है 50 हजार, बिल्डिंग की वैल्यू करनी है 4.5 लाख, मशीन की वैल्यू करनी है 2 लाख 30 हजार। टोटल 1 लाख प्लस 75 200 प्लस 1 लाख प्लस 50 हजार प्लस 4.5 लाख प्लस 2 30 प्लस 4.5 लाख 40 हजार, ये आ गया 14 लाख 45 हजार 200। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की। मैंने बना दिया रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल और बैलेंस शीट। गलती हो गई थी यहाँ पे, हमने स्टॉक और फर्नीचर का बैलेंस दिया था गलत। स्टॉक और फर्नीचर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो बैलेंस जाना चाहिए था 1 लाख और 50 हजार, जो हम सही कर चुके हैं। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 20 की। अब वापस आ जाए अपनी शीट पे, दूसरा ऑल्टरनेटिव। तो अब देखें दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या कहता है। इसमें दूसरा ऑल्टरनेटिव, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गुडविल, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। अब गुडविल है क्या? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो बिजनेस क्रिएट करता है बेटर कस्टमर सपोर्ट, बेटर मैनेजमेंट बिहेवियर और बेटर लोकेशन की वजह से। गुडविल दो टाइप की है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड। सेल्फ जनरेटेड पार्टनरशिप में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जबकि परचेज गुडविल हम एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। गुडविल निकालने के मेथड मेनली 3 है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन दो टाइप का है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक मेथड और है एनयूटी। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। अब डिफरेंट मेथड पूछ रहा है, तो यहाँ इसमें ये भी बता दो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला समेशन सिग्मा प्रॉफिट, समेशन ऑफ ऑल दी प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट ईयर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, या सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाई 100, या फिर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एनआरआर इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 20 के दोनों पार्ट की। अब है क्वेश्चन नंबर 21। 21 का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंपनी से रिलेटेड।
इसके बाद आएगा डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर जारी किए 10 रुपए वाले, 10% प्रीमियम मतलब 11 रुपए में। कंपनी को 3 रुपए आने हैं एप्लीकेशन पे, 4 रुपए आने हैं अलॉटमेंट में, इसमें प्रीमियम शामिल है। 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपया फाइनल कॉल पे। एंट्री पास करनी है सिंपल। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50 इंटू 3 1.5 लाख। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख। तीसरी एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। फिर पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पूरे 2 लाख। फिर फर्स्ट कॉल की, बैंक इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फिर ऐसे ही फाइनल कॉल की, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहाँ सिंपल आपको एंट्री पास करनी थी, वो मैंने कर ली। दूसरे इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन वो पहले वाले से डिफरेंट है। यहाँ कहता है सनशाइन लिमिटेड ने पब्लिक में एप्लीकेशन दी 10,000, पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इश्यू किया 10,000 शेयर जारी करने के लिए। कंपनी 10 वाला शेयर जारी करेगी 11 में। कंपनी को चाहिए एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए। पहले वाले क्वेश्चन में 4 कॉल थी, यहाँ केवल 3 ही कॉल है। फिर कहता है कंपनी को एप्लीकेशन आई 12,000 शेयर्स के लिए, डायरेक्टर ने उन्हें कर दिया प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब 12,000 एप्लीकेशन को 10,000 शेयर्स। अजय जिसने अप्लाई किया था 120 शेयर्स के लिए, उसने कंपनी को अलॉटमेंट एंड कॉल मनी पेड नहीं किया। मिस्टर विजय जो 200 शेयर के होल्डर हैं, इन्होंने कंपनी को कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया। ऑल दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। कंपनी ने 200 ये और अजय ने अप्लाई 120 के लिए निकालना पड़ेगा, कितने अलॉट हुए वो शेयर फॉरफिट कर लिए। फिर रीशू की एंट्री हमें करनी नहीं है, हमें यहां तक की एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना 10,000 इंटू 3, 10,000 क्यों 12,000 इंटू 3, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई भी एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो शेयर एप्लीकेशन 12 इंटू 3 ये होगी 36,000 से। फिर दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आपको याद रखना है नरेशन हर एंट्री में और एंट्री सारी फॉर्मेट में आनी चाहिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट। कंपनी 2,000 शेयर पर पैसा रिसीव कर रही है एक्स्ट्रा, वो एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। तो कंपनी 36,000 रुपए एक्स्ट्रा, 36,000 रुपए आए एप्लीकेशन पे, 30,000 एडजस्ट करेंगे कैपिटल में और 6,000 रुपए अलॉटमेंट। अब कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी ने 10,000 शेयर जारी किए, 4 रुपए की अलॉटमेंट की कॉल है, तो ये हो गया 40, 30 कैपिटल 10 प्रीमियम। अब यही कहता है इस 120 शेयर्स के होल्डर ने कंपनी को पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट का, तो कंपनी का प्रो राटा रेशियो है 12:10। जिन लोगों ने अप्लाई किया 12 के लिए उन्हें मिले 10, तो इसे मिले होंगे डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10, इसे कंपनी ने दिए होंगे 100 शेयर्स। तो इसने कंपनी को 20 शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। कितना एक्स्ट्रा दे दिया 20 इंटू 3 60 रुपए। कंपनी ने जब इससे अलॉटमेंट के मांगे 100 रुपए, 100 शेयर्स इंटू 4 रुपए, कंपनी ने इससे एप्लीकेशन के वक्त 120 इंटू 3 360 रुपए रिसीव किए। इसमें से एडजस्टमेंट हुआ 100 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 300 और रिमेनिंग कितने रह गई 60। कंपनी ने इससे अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट तो 100 शेयर्स में मांगेंगे 400, 60 पहले ही आ चुका है, तो कॉल्स इन एरियर 340। तो कंपनी अलॉटमेंट पे जो मांग रही है टोटल 40,000 रुपए। 40,000 में से पहले कितना आ चुका है, पहले आ चुका है 6,000, 34,000 और चाहिए। 34,000 में से 340 नहीं आएगा। बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कंपनी को चाहिए 34,000, 340 नहीं आए, तो कंपनी के पास आ गए 33,560। बिल्कुल सही। अब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
कंपनी की शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपए की 40,000। लेकिन इस बार इस होल्डर से 100 शेयर्स पे 120 के लिए अप्लाई किया, 100 अलॉटेड है, और इस होल्डर से 200 पे 300 शेयर पैसा नहीं आया, 300 इंटू 4 1200 नहीं आया, तो कॉल्स इन एरिया में 1200, रिमेनिंग 38,800 बैंक में, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000। अब इसके बाद एंट्री करेगी कंपनी फॉरफिट करने की। फॉरफिट करने की एंट्री, कैपिटल कैंसिल कर रही है कितने शेयर्स पे, कंपनी कैंसिल कर रही है 300 शेयर्स पे, 300 इंटू 10, पूरे मांग चुके हैं 10 रुपए। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम था अलॉटमेंट के टाइम पे, और अलॉटमेंट के टाइम का सिक्योरिटी प्रीमियम पहली पार्टी जो अजय इससे रिसीव नहीं हुआ, दूसरी पार्टी से रिसीव हो चुका है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 100 इंटू 1 2 शेयर फॉरफीचर। अब कितना फॉरफिट करेंगे? पार्टी जो पहली अजय, इस अजय ने अप्लाई किया था 120 शेयर्स के लिए, इसने कंपनी को 3 रुपए दिए, कंपनी ने 360 में से 300 रुपए एडजस्ट किए एप्लीकेशन पे, तो वो तो पूरा ही एप्लीकेशन बनी है जिसमें फेस वैल्यू है, प्लस 60 रुपए एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे, वो भी फेस वैल्यू में ही एडजस्ट हुए। तो अजय के पूरे 360 रुपए जो रिसीव हुए हैं वो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। दूसरी पार्टी जो है विजय, इसने 200 के लिए 200 शेयर से मिले थे, इसने कंपनी को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया है, तो अलॉटमेंट का प्रीमियम भी जमा करा दिया है, प्रीमियम हटा देंगे 6 रुपए बचे, तो 6 इंटू 200 कंपनी 1200 रुपए इसके फॉरवर्ड कर लेगी। और 2 कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया कितना है? 340 पहली पार्टी का है, 340, 340 कहाँ है? 340 पहली पार्टी का 340 अलॉटमेंट पे है, और फिर दोनों का 1200, ये आ गया 1200। टोटल कॉल्स इन एरिया 1540, फॉरफिट 1560, तो 1560 और 1540 3100 रुपए, और ये मेरा हो गया 3100। कोई भी रीशू की एंट्री नहीं है, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी नहीं होगी। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 21 के, दोनों ऑल्टरनेटिव। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22वें में कहता है अल्फा लिमिटेड ने 1,08% वाले डिबेंचर इश्यू किए, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, कंपनी ने इश्यू किया 9 रुपए 9% के डिस्काउंट पे, मतलब 9 रुपए के डिस्काउंट पे। कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ 8 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी के पास पहले से ही सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है 8 लाख रुपए का। डिबेंचर रिडीम होंगे 5 साल के बाद 5% प्रीमियम पे, एंट्री पास करनी है, इश्यू का ही एंट्री करनी है केवल, लेकिन हमें लॉस को भी राइट ऑफ करना होगा। सबसे पहली एंट्री कंबाइंड एंट्री करनी है, तो कंबाइंड कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। कितना कंपनी जारी कर रही है? 1 लाख डिवेंचर, 100 रुपए वाले 9% डिस्काउंट पे, तो 1 लाख इंटू 9, सॉरी 1 लाख इंटू 91, 91 लाख डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट। कितना डिस्काउंट? 1 लाख डिवेंचर पे 9 रुपए के हिसाब से, टू 8% डिवेंचर। कंपनी डिवेंचर इश्यू कर रही है टोटल 1 लाख, फेस वैल्यू है 100 रुपए। अगर दो एंट्री करनी होती, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 91 लाख, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 9 लाख, टू 8% डिवेंचर 1 करोड़। इसके साथ साथ कंपनी रिडीम करेगी 5% पे, वो लॉस और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंट्री लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 5 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना? 5 लाख। अब चाहो तो इस एंट्री को यहां भी मर्ज कर सकते हो, इस डिस्काउंट और लॉस को एक साथ मर्ज कर सकते हो। अगर एक साथ एंट्री करनी होती, तब एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट 91 लैक्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 9 लाख प्लस 5 लाख 14 लाख, टू 8% डिवेंचर 1 करोड़, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 लाख। ये एंट्री अगर कंबाइंड करनी होती तब। अब मुझे लॉस राइट ऑफ करना है, एक लॉस हो गया 5 लाख का, एक लॉस हो गया 9 लाख का, टोटल लॉस हो गया 14 लाख का। 14 लाख में से 8 लाख का लॉस राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, बचा हुआ 6 लाख वो राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट 8 लाख, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट 6 लाख, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर
और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, सॉरी, 2 लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर डिस्काउंट, और 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये आ जाएगा डिस्काउंट में 9 लाख, लॉस में 5 लाख। ये हो गई मेरे पहले ऑल्टरनेटिव की एंट्री। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर कहता है व्हाट डू यू मीन बाई डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, हाउ इट इज शोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डिबेंचर, जब भी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो कंपनी वहां पर कोई भी प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफर करती है इन दी फॉर्म ऑफ एसेट, लेकिन जब बैंक किसी एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड करती है तो वहां पर तो कंपनी अपने डिबेंचर्स एज अ एडिशनल सिक्योरिटी ऑफर करती है, जिसे हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। अब प्रेजेंट कैसे करेंगे? कोलेटरल सिक्योरिटी का 2 एडजस्टमेंट है। पहला, जब कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं तब कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करें, एंट्री पास नहीं होगी। उस केस में जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, उस बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हेडिंग में नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जो लोन आएगा, बैंक लोन, इस बैंक लोन के नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे इतने नंबर ऑफ परसेंटेज डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू, इतना इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। पहला ऑल्टरनेटिव। दूसरा ऑल्टरनेटिव, बैलेंस शीट वापस, बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन का अमाउंट, फिर यहां लिखेंगे, अगर मैं एंट्री पास करता हूं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, तो यहां आएगा परसेंटेज डिबेंचर अमाउंट इनर कॉलम में, माइनस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस, ये आ जाएगा बाहर 0। तो 2 तरह के प्रेजेंटेशन है। अगर एंट्री नहीं होगी तब इस तरह से बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन होगा। एंट्री होती है तो पहले एंट्री बतानी पड़ेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और फिर प्रेजेंटेशन रहेगा वो इस तरह का। ये बात थी बच्चों ओवरऑल करंट ईयर के मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस समझ में आ चुके हैं। इनकेस अब भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश जरूर करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।